जैन साथियों, चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए हम क्लास 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले आपको हम यानी 6 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अगर जरूर देख लीजिएगा। देखिए आपका इसमें आपको यानी इसमें आपका पॉलिटी और हिस्ट्री शामिल है। इसमें आपका पॉलिटी और हिस्ट्री शामिल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, केंद्रीय सहकारिता आयोग की स्थापना किस समिति आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ये आपका संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का सेकंड है, क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? तो वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। देखिए वित्त आयोग का यानी गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 है कि राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न तक पद पर धारण करता है? तो ये देखिए आपका राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न यह कार्य करता है, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है कि किसे संसद के दोनों सदनों में बैठने की अनुमति तो है पर मत देने का अधिकार नहीं है? यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसद के दोनों सदन में बैठ तो सकते हैं लेकिन मत यानी वोट वो नहीं कर सकते हैं? तो ये आपका अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को यह शक्ति प्राप्त है कि वो लोकसभा में ही बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, और राज्यसभा में ही बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का 6 है, क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ऑप्शन आपका ये होगा। क्वेश्चन का 7 है, क्वेश्चन 7 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा क्या है? तो उच्च न्यायालय के आपका सेवानिवृत्ति का आयु है 62 वर्ष, और यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए यह आयु है आपका 65 वर्ष। याद रखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति यानी उसका रिटायरमेंट का आपका एज है 62 वर्ष। यही अब बात करें हम कि उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए यह आयु है आपका 65 वर्ष, इसे आप याद रखिए। क्वेश्चन का 8 होगा, क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष वित्त मंत्री बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, देखिए हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है, इसके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का यानी यूज किया है। ये कर आपका कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करते हैं? तो आपका अनुच्छेद 112 के तहत इसे प्रस्तुत करते हैं। याद रखिए, आपका वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय यानी लोकसभा का स्पीकर करते हैं। याद रखिए, लोकसभा का स्पीकर करते हैं। तो देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में लोकसभा का अध्यक्ष नहीं दिया गया है, इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। धन विधेयक का उल्लेख आपका अनुच्छेद 110 में किया है, इसे आप याद रखिए, धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का प्रावधान है? यानी किस अनुच्छेद में संसद के जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, प्रावधान दिया है, आपका किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। देखिए, बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का है, लेकिन उसका अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करते हैं। याद रखिए, देखिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। यानी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं, और लेकिन उसके अध्यक्षता यानी उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा का स्पीकर। याद रखिए, लोकसभा का स्पीकर होते हैं उसके अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट का क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित किया गया है। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 310 में है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों जातियों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में किया गया है। कितने हैं? तो 84 है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन आपका 12 है,
क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद पदयुक्त हो जाते हैं, यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य यानी 1/3 सदस्य, याद रखिए 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर वो रिटायर हो जाते हैं, इसे आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। तो यह थे आपका चौधरी चरण सिंह, याद रखिए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रहते हुए भी मंत्री के पद पर कब तक रह सकता है। देखिए कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रहते हुए, संसद यानी आपका लोकसभा और राज्यसभा, तो नहीं वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है नहीं वो राज्यसभा का सदस्य है, फिर भी वह व्यक्ति मंत्री बन सकता है। कितने दिन तक, याद रखिए 6 माह तक। 6 माह तक वह बिना संसद के सदस्य रहते हुए वह मंत्री बन सकते हैं। तो किस ऑप्शन में 6 माह, किसी भी ऑप्शन में 6 माह नहीं है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए 6 माह तक कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रहते हुए मंत्री बन सकते हैं। क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन है कि किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था, और इसका उल्लेख आपका भाग 4 के ए में है और आपका अनुच्छेद 51 के ए में है। तो याद रखिए 51 के ए में है और भाग 4 के ए में यानी मूल कर्तव्य का उल्लेख है। और मूल कर्तव्य ये आपका यानी रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। ठीक, इसे आप याद रखिए। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत ही आपका सुप्रीम कोर्ट यानी रिट जारी कर सकते हैं, यह अधिकार उसे प्राप्त है, इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन 17 है कि कौन से मूल अधिकार आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं कर सकते हैं, इसे आप याद रखिए। क्वेश्चन का 18 है। क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है। यह पहले आपका संपत्ति का अधिकार यानी पहले यह आपका मूल अधिकार था, लेकिन उसे 44वें संविधान संशोधन, याद रखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 300 के ए में है। याद रखिए अनुच्छेद 300 के ए में यानी संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है, जो अभी कानूनी अधिकार है, इसे आप याद रखिए। ठीक, क्वेश्चन का 19 है। क्वेश्चन है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधि निर्माण के लिए विषय की सूची कौन सी अनुसूची में है। तो ये आपका 8वीं अनुसूची में, ये आपका 7वीं अनुसूची में है। 8वीं तो आपका भाषा है, 8वीं अनुसूची में आपका भाषा है। ठीक है, भाषा को लेकर आपका 8वीं अनुसूची में है, और आपका 7वीं अनुसूची में यानी शक्तियों का विभाजन दिया गया है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में आपका 3 आपका इसमें अनुसूची है। एक आपका है संघ सूची, एक आपका संघ सूची है जिसके विषय पर यानी संघ सरकार केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और दूसरा आपका है राज्य सूची है, तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, और एक तीसरा आपका है समवर्ती सूची, तो समवर्ती के सूची के विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, इसे आप याद रखिए। ये आपका 7वीं अनुसूची में है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 20 है। क्वेश्चन 20 है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और इसका उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 368 में, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। ठीक, क्वेश्चन का 22 है। क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई। ये भी आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन आपका बी होगा राजस्थान। क्वेश्चन का 23 है। क्वेश्चन 23 है कि
ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। याद रखिए, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही कार्य करते हैं। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत के संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान रखिए, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके 2 दिन बाद आपका 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। इससे भी ध्यान रखिए, 9 अगस्त 1946 को प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन का 26 है। क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह यानी उसका चिन्ह प्रदान कौन करता है? ये कार्य आपका निर्वाचन आयोग का है। ठीक, निर्वाचन आयोग का कार्य है राजनीतिक दलों की मान्यता देना और उसे चुनाव चिन्ह देना। ये भी कार्य किसका है? तो निर्वाचन आयोग का है। देखिए, निर्वाचन आयोग का उल्लेख आपका अनुच्छेद 324 में किया गया है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसे भी आप याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये आपका स्थानीय स्वशासन से है। स्थानीय स्वशासन से आपका है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना। इसका उल्लेख आपका किसमें? अनुच्छेद 40 में। ये कर्तव्य होता है किसी राज्य सरकार का कि वो पंचायती राज व्यवस्था का क्या करे? गठन करे। इसका उल्लेख दिया आपका अनुच्छेद 40 में दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में आपका शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, इसीलिए शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं क्योंकि वह समवर्ती सूची का विषय है। और आपका एक है वन भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो शिक्षा यानी वन ये सब आपका समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है कि निम्न से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? क्वेश्चन यह है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो यह आपका चीन में है। चीन में एक दलीय प्रणाली है, जबकि अमेरिका में 2 दलीय प्रणाली है। हमारे भारत में अनेक दलीय है, यानी इनफाइनाइट। जब मन होता है किसी को पार्टी बना लेते हैं। तो इंडिया है, इंडिया में तुरंत आपका 1 मिनट पर पार्टी बनता है। तो इंडिया में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। तो इंडिया में बहुदलीय व्यवस्था है और चीन में एक दलीय व्यवस्था है और अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो यह है आपका लोकतांत्रिक। क्या है? विश्व में अभी आपका सबसे लोकप्रिय सरकार कौन सी है? तो ये आपका लोकतांत्रिक सरकार है। ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ये आपका है ग्राम सभा। देखिए, कहा गया है ग्राम सभा का यानी बैठक प्रत्येक 3 माह पर होनी चाहिए। प्रत्येक 3 माह पर ग्राम सभा की एक बैठक होनी चाहिए। ये बैठक बुलाने का अधिकार किससे है? ये बैठक बुलाने का अधिकार है मुखिया का, यानी इसका कार्य किसका है? तो ये कार्य मुखिया का है। यानी ग्राम सभा के बैठक बुलाने का कार्य मुखिया का है और उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता करने का अधिकार आपका है, यानी इसका सरपंच का। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। तो इसे आप याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। ठीक, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन आपका ए होगा। किसने किया था? याद रखिए, M.N. रॉय ने किया था। M.N. रॉय ने किया था। M.N. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में की थी। क्वेश्चन 34 है।
क्वेश्चन है किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका 18 वर्ष है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है सबसे बड़ी जातिवाद है, अशिक्षा है और क्षेत्रवाद है। ठीक है, तो लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी चुनौती जातिवाद है। और देखिए बिहार सरकार को इसी को बढ़ावा दे रहा है। जातिगत जनगणना करा करके यही कार्य कर रहे हैं कि क्या वो जातिवाद बढ़े, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए लोग को विकास पर ध्यान न जाए, क्या कार्य हुआ उस पर ध्यान न जाए, इसलिए वो क्या किया, जातिगत जनगणना करा दिया है कि आप लोग अपने मरिए, हम आगे हैं तो हम आगे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जातिवाद को बढ़ाने का कार्य है। तो जातिवाद आपका लोकतंत्र कभी सफल नहीं कर सकता है और अशिक्षा भी नहीं कर सकता, क्षेत्रवाद भी नहीं कर सकता है। एक चीज़ ध्यान दिए, जातिवाद वहीं बढ़ता है जहाँ पर अशिक्षा अधिक हो। आप देख लीजिए पूरे इंडिया में आपका राज्यों में आपका जनगणना 2011 का रिपोर्ट देख लीजिए, पूरे राज्यों में बिहार सबसे लास्ट में यानी सबसे अंतिम में, यानी अशिक्षा सबसे अधिक कहाँ है, तो बिहार में। शिक्षा कम है तो अशिक्षा अधिक होगा ही, तो अशिक्षित लोग बिहार में अधिक है। इसीलिए बिहार के नेता भी ऐसे करते हैं कि जातिगत जनगणना करा दिया, उसी में सब अपना लड़ते रहे, क्योंकि अनपढ़ है। अनपढ़ को क्या पता हो कि जातिगत जनगणना होगा क्या, कुछ नहीं होगा, सिर्फ नेता को फायदा होगा, आपको लड़वाएगा, उसको रेवड़ी बांटेंगे जिसका जाति अधिक रहेगा। तो ये फायदा सिर्फ आपका नेता को है, हम लोग को कोई फायदा नहीं है। तो इसको आप खुदकिए मत, ये सब सरकार के फायदा, आपका कुछ फायदा नहीं है। जातिगत जनगणना से कुछ फायदा होगा ही नहीं किसी को। तो ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप लोग बन भी रहे हैं। तो इसका कारण आपका क्या है, तो जातिवाद है, अशिक्षा है, क्षेत्रवाद है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा। इनमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्या होगा आंसर, ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन होगा 37 है। क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आपसे कहा जाए कि भारत का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो वास्तविक आपका होता है प्रधानमंत्री। वास्तविक कहा जाए तो हो जाएगा प्रधानमंत्री, लेकिन कहा जाए संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए बिहार में कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 50% आरक्षण है। ऑप्शन सी होगा। ठीक। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो पंचायतों के वित्तीय स्थिरता को पुनर्लोकन करने के लिए, बिल्कुल सही है आपका। देखिए, और बी है केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध को पुनर्लोकन के लिए, ये भी सही आपका, ऑप्शन सी, यानी आपका क्या होगा, ऑप्शन इसका होना चाहिए मेरे विचार में, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? विश्व का पहला समाजवादी देश था, तो ये आपका रूस था। ऑप्शन सी होगा। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। देखिए आपका यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट है। क्वेश्चन 41 है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक एटम बम कब गिराया था? ये आपका 6 अगस्त 1945 को गिराया था। याद रखिए, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया था। वही बात करें तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया था। ठीक है, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया था। ठीक, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीकरण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीकरण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ठीक, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। कब किया था? जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था, तो वो बम गिराने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक। नेक्स्ट का क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? ये किताब का 30 अप्रैल 1945 को 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हिटलर के नेतृत्व में हुआ था, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है
कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? ये आपका कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए कालिदास सम्मान दिया जाता है। ये आपका देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। या देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यानी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कालिदास सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज। ये आपका गलत है। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? ये है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। आपका बी है कि न्यू इंडिया एनिमेशन, बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया ये यानी एनिमेशन का पत्रिका थी। ठीक, आपका ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ। ये आपका गलत है। देखिए कॉमनवेल्थ ये आपका यानी यह पत्रिका ये आपका एनिमेशन के थे। किसके थे? एनिमेशन के। तो आपका बी भी गलत है। फिर आपका डी है, सॉरी सी भी गलत है। आपका डी है कि महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम। देखिए ये भी आपका गलत है। इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के थे। तो आपका देखिए कौन सा सही है? आपका केवल आपका बी सही है, न्यू इंडिया एनिमेशन। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये आपका सितंबर 1946 में हुआ था। याद रखिए सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन 51 है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी अधिकतम जनसंख्या के अनुपात में था? ये आपका था 10 लाख पर, यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 52 है। क्वेश्चन है अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? ये था आपका ल्यू फिशर। कौन थे? ल्यू फिशर थे। ऑप्शन आपका ये थे, सॉरी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 53 है। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? ये किताब का उषा मेहता। ऑप्शन सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो ऑप्शन ए होगा पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटिश को सहयोग। क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन 55 है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्या था? महात्मा गांधी ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 56 है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ये आपका तृतीय, याद रखिए, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो आपका देखिए किसी भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा? आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ये आपका लाहौर सत्र में। कब दिया था? लाहौर अधिवेशन में दिया था, जो आपका 1929 में हुआ था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी एवरेज समझौता हुआ का मुख्य रूप से गांधी एवरेज समझौता क्यों हुआ था? तो आपका देखिए गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए हुआ था, और इसी कारण से महात्मा गांधी ने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय क्या था? ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और आपका इसका कार्य क्या था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन करा है कि निम्न में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ये किताब का CR दास ने। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन करा है निम्न में से सम्मिलित नहीं है। निम्न में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही है। बी है 1905 बंगाल विभाजन, ये भी सी है। बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था।
लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। आपका सी है 1919 मार्लो मिंटो सुधार। देखिए मार्लो मिंटो सुधार ये आपका 1909 में आया था, 1919 में नहीं आया था, तो आपका सी तो गलत है। डी है 1930 असहयोग आंदोलन, ये भी आपका गलत है, 1930 में नहीं 1920 में आपको असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो आपका डी भी गलत है। डी भी गलत है। आंसर क्या होगा आपका सी और डी दोनों सही होना चाहिए। तो आंसर आपका ई होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह इसका स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बकासत भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोड का सही यानी उत्तर प्राप्त करें। देखिए आपका सबसे पहले कौन है? आपका हो जाएगा मोहम्मद गजनबी, उसके बाद आपका मोहम्मद गौरी हो जाएगा, फिर चंदे खां हो जाएगा, सबसे लास्ट में आपका तैमूर आया था। ठीक, तो आपका हो जाएगा 2 के बाद 3 2314, 2314 किसमें? ऑप्शन बी में है, 2314। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये बर्नी ने यह कथन कहा था, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन 67 है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इतिहासकार बर्नी दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लाम नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है दस्त बंधन कौन कहलाते थे? तो ये उलेमा कहलाते थे, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 70 है कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था, 1336 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये थे नक्शबंदी। कौन थे? नक्शबंदी, ये संगीत के विरुद्ध में था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के बीच 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो ये आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसको कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। किसके बीच? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न पशुओं में से एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरे और टेरिकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो गाय का यानी गाय का चित्रण मोहरे या टेरिकोटा पर कहीं नहीं है आपका हड़प्पा सभ्यता में, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको? श्रेष्ठ वंश को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 75 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किस शासक के सिक्कों पर 9 का चिन्ह अंकित मिला है? तो आपका जगह ऑप्शन सी की यक्ष श्री सतकर्णी के सिक्कों पर मिला है। ठीक, सॉरी, ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो मौर्य वंश के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि गुप्त वंश ने कितने अवधि तक शासन किया था? तो गुप्त वंश ने 275 से 500 ईस्वी तक शासन किया था, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ये था आपका
कुलोतुंग वन। कौन थे? कुलोतुंग वन थे। ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के अधीन प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसे तीर्थ कहते थे। क्या कहते थे? इसे तीर्थ कहते थे। ऑप्शन आपका बी होगा। ये था आपका 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।